हाय गाइस, वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे एना कैरेनिना बाय लियो टॉल्स्टॉय। तो ऑलरेडी मैंने इस पे करीबन 7 पार्ट्स बना दिए, तो आपने पीछे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि ये ना एक स्टोरी है। आप एकदम से बीच में से देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब क्या है कहानी में ये था कि जो एना है वो वापस पहुँच गई है पीटर्सबर्ग, और जो एना के हस्बैंड है एलेक्जी, वो एना को लेने आते हैं स्टेशन पे। तो एलेक्जी एना को लेके जा रहे हैं। इतने में क्या होता है कि पीछे से व्रोंस्की आ जाता है। अब व्रोंस्की के बारे में दिखाया गया है कि उसकी जर्नी कैसी रही, क्योंकि ये रात भर की जर्नी थी। मॉस्को से एना भी चढ़ी थी ट्रेन में, और मॉस्को से व्रोंस्की भी चढ़ा था ट्रेन में। तो व्रोंस्की रात भर जब ट्रेन में रहा है, तो ऑब्वियसली वो एना के साथ तो खैर नहीं बैठा था, वो कहीं और किसी और कैरेज में बैठा हुआ था, किसी और मतलब जो ट्रेन में कई सारे डिब्बे होते हैं, किसी और डिब्बे में बैठा हुआ था। तो व्रोंस्की को दिखाया गया रात भर उसको ना कुछ समझ में नहीं आया वो कहाँ पे है। मतलब ट्रेन में वो ऐसा बैठा रहा जैसे एक ज़ोंबी होता है, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट था, सिर्फ एक ही थॉट ने उसको ऑब्सेस कर रखा था, और वो था थॉट एना का। उसको अपने आसपास लोग हैं कि नहीं है कुछ नहीं मालूम था। वो सिर्फ बिल्कुल सीधा बैठा हुआ है, उसे कुछ नहीं मालूम पड़ रहा कि वो कहाँ बैठा है, अगल बगल में कौन बैठा है, उसे कोई सुदबिद नहीं है। वो सिर्फ अपने ख्यालों में खोया हुआ है, और उसके ख्यालों में चल रही है एना। तो एक थॉट ने उसको कम्प्लीटली ऑब्सेस कर रखा है, एना के थॉट्स ने। और अभी उसको ये कंफर्म नहीं है कि एना उसको लाइक करती है कि नहीं करती, लेकिन क्योंकि वो एना के लिए इतना दीवाना हो चुका है कि ही स्टार्ट्स फीलिंग लाइक अ किंग। उसको लगता है जो उसकी ज़िंदगी है बड़ी खूबसूरत हो गई है एना की उसकी लाइफ में आने से। लेकिन हाँ, ये चीज़ भी दिखाई गई है कि उसको अभी भी श्योर नहीं है कि एना भी उसको लाइक करती है कि नहीं करती। लेकिन दिखाया ऐसा गया जो उसका रात भर का टाइम है उसको मालूम ही नहीं पड़ा कब कट गया, क्योंकि वो कम्प्लीटली एना के थॉट्स में खोया रहता है। ठीक है। और अब जब टाइम पूरा निकल जाता है, रात भर निकल जाती है, तो एना अपने हस्बैंड के साथ जा रही है स्टेशन पे। पीटर्सबर्ग पहुंच गए हैं। पीछे से व्रोंस्की पहुंच जाता है और उसको हाई करता है एना को। ठीक है। तो अब एना अपने हस्बैंड के साथ है, एलेक्जी के साथ। एलेक्जी भी उसको देखता है व्रोंस्की को, तो थोड़ा सा तो लगता है कि स्ट्रेंजर है, कैसे एना को फॉलो कर रहा है या एना से बात करने की कोशिश कर रहा है। तो एना बताती है कि वो पूरी स्टोरी बताती है, ऐसे ऐसे जो उनकी मदर थी वो मेरे साथ गई थी यहाँ से मॉस्को से, वो भी पीटर्सबर्ग से मॉस्को, और फिर इस तरह से ये ट्रेन में जब मैं आ रही थी तो मेरी इनसे मुलाकात हुई। तो मैं इनकी मदर को जानती हूँ, क्योंकि वो रास्ते में मेरे साथ एक पैसेंजर की तरह आई थी, तो उसके थ्रू मैं इनको जानती हूँ। तो हाय हेलो हुई थी। ठीक है। तो वो बताती है कि हाँ, मतलब पहले से मैं जानती हूँ, ये कोई ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रेंजर है उसको तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है। तो अब जो एलेक्जी है पहले तो उसकी तरफ देखता है, पहले थोड़ा एना से पूछता है कि भाई कौन है, एना बता देती है कि फैमिलियर है। तो वो एक बार व्रोंस्की की तरफ देखता है। अब एलेक्सी जब व्रोंस्की की तरफ देख रहा है तो बड़ा उसने कोल्ड सा लुक दिया व्रोंस्की को, बड़ा इंडिफरेंट सा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे उसे बहुत पसंद नहीं आया व्रोंस्की। और व्रोंस्की को जो मैनरिज्म है, जो बिहेवियर है, उस तरह से दिखाया गया है कहानी में, एटलीस्ट अभी तक जहाँ तक कहानी है, कि इज़ अ वेरी काम पर्सन। वो काम है और काफ़ी कंपोज्ड है, एकदम से वो इम्पल्सिव नहीं होता, एकदम से वो अपने इमोशंस और अपना कंट्रोल नहीं खोता। तो कंपेरेटिवली इज़ अ वेरी काम गाय। ठीक है, काफ़ी कूल सा बंदा है। और जो एलेक्जी है उसके बारे में दिखाया जा रहा है कि ही उसके अंदर एक प्राइड है और उसके अंदर एक थोड़ा कोल्डनेस दिखाई गई है, जिस तरह से उसने व्रोंस्की को देखा। खैर, इस तरह से हाई हेलो होती है, उसके बाद फिर एना चली जाती है अपने घर। अब जब घर पहुंचती है ना, तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि उसका जो अपने हस्बैंड के साथ जो रिलेशन है, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, वो काफ़ी सुपरफिशियल सा है, उसमें ज़्यादा डेप्थ नहीं है। वो एक जो लाइफ है उसकी एक मशीन जैसी ज़िंदगी है। ठीक है, मशीन जैसी ज़िंदगी कैसे, स्पेशली अगर मैं उसके हस्बैंड की बात करूँ एलेक्सी की, तो एलेक्सी बहुत ज़्यादा हर चीज़ का पंक्चुअल है कि ये चीज़ बिल्कुल इतने बजे होनी चाहिए,
बिल्कुल इतने बजे होने चाहिए। 7 बजे अगर उठना है तो 7 बजे उठना है, 8 बजे अगर ब्रेकफास्ट करना है तो ब्रेकफास्ट करना है, 9 बजे अगर मीटिंग में जाना है तो मीटिंग में जाना है, 10 बजे यहाँ से आना है तो वहाँ से आना है, 12 बजे वहाँ जाना है तो वहाँ जाना है, 2 बजे बिल्कुल एग्जैक्ट लंच होना चाहिए तो 2 बजे लंच होना चाहिए, 5 मिनट ऊपर नहीं, 5 मिनट नीचे नहीं। वो बहुत ज़्यादा टाइम को लेके पेक्यूलर है। टाइम 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करता, मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसा एकदम मशीन की तरह वो चल रहा है, एकदम 1 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो एलेक्सी बहुत ऐसी ज़िंदगी जीता है। और एलेक्सी जो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड का है, मतलब ऐसा लगता है कहीं ना कहीं किसी तरीके से वो बड़ा ही, अभी एग्जैक्टली मालूम नहीं पड़ा है कि है कौन, लेकिन कहानी में एक जगह भी आएगा, जैसे अभी हम चलेंगे आगे तो कुछ जो लॉज बनते हैं उस टाइम जो वहाँ के पीटर्सबर्ग पे, तो लॉज बनाने में उसका रोल है। तो कहीं ना किसी एक बड़े इन्फ्लुएंशियल और शायद पॉलिटिकल बैकग्राउंड से कनेक्शन है एलेक्सी का। तो ये ऐसे हिंट्स मिलते हैं कहानी में, ठीक है। तो लोग उससे मिलने को बहुत क्यूरियस रहते हैं, उसकी बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, लोग उसको काफ़ी उसका वो माना जाता है कि हाँ इसकी सोसाइटी में एक डोमिनेंस है, इन्फ्लुएंशियल बंदा है काफ़ी, ठीक है। तो ही इज़ अ मैन ऑफ हाई स्टेटस, ही इज़ अ हाई स्टेटस मैन, ये मालूम पड़ता है। बट ही लिव्स लाइक बिल्कुल एक्यूरेट टाइम टू टाइम, तो ऐसा लगेगा जैसे कि मशीन जैसी ज़िंदगी है, बिल्कुल टू द, बिल्कुल घड़ी के एकदम टू द पॉइंट है। तो वो उसको छोड़ के एना को वो चला जाता है एलेक्सी अपनी मीटिंग्स वगैरह अपने काम वाम करने के लिए। तो फिर जब वो लौट के भी आता है तो दिखाया गया है कि पूरे दिन उसने एना से बात नहीं करी, सीधा वो डिनर के टाइम पे आता है, ठीक है। आई थिंक अराउंड उसमें जब डिनर के टाइम पे भी वो आया है तो उसमें अकेला नहीं होता, कुछ गेस्ट भी होते हैं क्योंकि वो लोग उसका वेट कर रहे थे उससे मिलने के लिए। तो ये इससे भी साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि बड़ा इन्फ्लुएंशियल बंदा है। तो उसके 2-3 गेस्ट होते हैं और वहाँ पे एना आ जाती है, तो सब बैठ के वहाँ पे खाना खाते हैं डिनर पे। अब डिनर टेबल पे भी जो वो जो बातें कर रहा है, आपको लगेगा जिस तरह से उसमें दिखाया गया है कहानी में, वो एना से बड़ी फॉर्मल सी बातें कर रहा है डिस्पाइट द फैक्ट शी इज़ हिज वाइफ, लेकिन बातें बहुत फॉर्मल है, नॉर्मल सी बातें कर रहा है। अच्छा तुम वहाँ गई थी क्या कहते जब मॉस्को में, तो फिर क्या हुआ, वो मैटर तुमने सॉल्व कर दिया, ये वाला काम दिया था, ये वाला काम हो गया, ये वाला काम हो गया। अच्छा मैंने अभी यहाँ पे एक लॉ पास करवाया है पीटर्सबर्ग में, लोग उसके बारे में काफ़ी बातें कर रहे हैं, तो वो काफ़ी पॉपुलर हो गया, मेरी बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं। तो मोस्टली अभी वहाँ पे भी वो ज़्यादा जो बातें कर रहा है बड़ी फॉर्मल सी कर रहा है और वो अपने वर्क अराउंड कर रहा है। तो उससे एक चीज़ मालूम होती है कि जो बड़ा एक फॉर्मल सा रिलेशन है, ज़्यादा उसमें डेप्थ नहीं है। फिर उसके बाद डिनर हो जाता है, फिर जो बाकी गेस्ट हैं उसका वेट कर रहे हैं, उनसे ही बातें करता है और फिर वो सबको गेस्ट को अपना बाहर भेज के फिर आ जाता है अपने रूम में आ जाता है। अब सिर्फ वो और एना है, ठीक है। अब टाइम उसमें दिया है रात के 9:30 के आसपास बज रहे हैं। अब वो एना से कहता है कि अच्छा मुझे बताओ वो तुम्हारे भाई का जो मैटर था स्टीफन का, जिसके लिए तुम गई थी वहाँ पे मॉस्को, क्या हुआ उसका। और जब वो ये पूछ भी रहा है तो जो उसकी स्माइल है वो बड़ी सरकास्टिक सी है, सरकाज़म है उसके उसमें पूछने में, जैसे कोई एक मजाक सा उड़ा रहा हो या क्रिटिसाइज सा कर रहा हो। तो एना बताती है कि हाँ ठीक है, पैचअप हो गया उसका और डॉली का। तो यहाँ पे वो फिर स्टीफन बोलता है कि मैं एक बात बता दूँ, सॉरी जो एलेक्सी है वो बोलता है कि मैं एक बात बताना चाहता हूँ एना तुम्हें। तो एना कहती है क्या। तो कहता है भले ही वो तुम्हारा भाई है स्टीफन, लेकिन गलती उसकी है पूरी, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि तुम्हारे भाई की गलती नहीं है, ठीक है। भले ही वो मेरा ब्रदर इन लॉ है, तुम्हारा भाई है, लेकिन उसके बाद भी मैं बोलूँगा गलती पूरी की पूरी उसकी थी। अब एना कहती है कि हाँ मैं मानती हूँ गलती थी उसकी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो मैटर है उनका वो ठीक हो गया है। अब यहाँ पर तो फिर एक चीज़ भी दिखाई देती है कि ये दिखाया गया है कहानी में कि वो बड़ा इंटीग्रिटी वाला आदमी है, बड़ा ऑनेस्ट आदमी है जिस तरह से वो बात कर रहा है। भले ही उसने सरकास्टिक में बोला है, लेकिन उसने इस चीज़ को माना है कि भले ही वो उसका रिश्तेदार है स्टीफन, लेकिन गलती है उसकी। तो अपने रिश्तेदार को ये पॉइंट आउट करने से गलती है तो वो पीछे नहीं हट रहा है। तो ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी उसके अंदर है। तो यहाँ पे मालूम पड़ता है, लेकिन ये भी मालूम पड़ता है कि एक कोल्डनेस भी है, दोनों के जो रिलेशन में कोई डेप्थ नहीं है। फिर वो कहता है चलो ठीक है अब मेरा पढ़ने का टाइम हो गया है। अब ये दिखाया गया कि एलेक्सी पढ़ता भी था रोज़ रात को, तो उसका स्टडी रूम है, स्टडी रूम तक जाता है अपने, तो उसके साथ साथ उसके है, उसको साथ जाती है एना भी वहाँ तक उसको छोड़ने के लिए उसके स्टडी रूम तक। तो ये बताया गया जो एलेक्सी है ये जितने भी करंट अफेयर्स थे जो दुनिया में हो रहा था उसके बारे में बड़ा नॉलेज रखता था। तो दिन भर तो वो सब पढ़ेगा, पॉलिटिक्स पढ़ेगा, करंट अफेयर्स पढ़ेगा, वो सब चीज़ें, क्योंकि काम भी उसका ऐसा ही था। लेकिन रात को बुक भी पढ़ता है और वो उसमें भी इंटरेस्ट रखता है,
आर्ट्स में, लिटरेचर में, पोइट्री में, म्यूज़िक में, इन सब चीज़ों में भी इंटरेस्ट है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो कंप्लीट मैन की तरह है वो, ठीक है। लेकिन कुछ जगह उसके, स्पेशली जब आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें उसका जो डिसीजन है वो बड़ा फर्म है, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। मतलब जो उसकी लाइफ भी है ना एलेक्सी की, तो उसमें दिखाया गया बहुत, मतलब ही इज़ वेरी फर्म ओपिनियन वाइज, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट है कि हाँ ये चीज़ है तो ये चीज़ ऐसे ही होती है। तो ये भी मालूम पड़ता है। खैर ये तो मालूम पड़ रहा है कि ऑब्वियसली ऑनेस्ट है, इंटीग्रिटी वाला आदमी है और कई सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज रखता है। दिन भर तो अपना काम करता है, करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स वगैरह में जो भी है और वर्ल्ड में जो भी नया हो रहा है उसके बारे में ध्यान रखता है। और रात के टाइम पे फिर वो अपनी कोई ना कोई किताब पढ़ता है। और आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, लिटरेचर, म्यूज़िक, पोइट्री, इन सबसे भी वो वो है, फेमिलियर है। रात को वो उसी टाइप की किताबें पढ़ रहा है, लिटरेचर टाइप की किताबें। तो ये दिखाया गया है। फिर अब यहाँ पे सीन वापस चेंज होता है यहाँ इस, तो ये जो सीन मैंने अभी आपको बताया, इससे हमें थोड़ा सा एलेक्सी के पर्सनैलिटी टाइप के बारे में मालूम पड़ता है और थोड़ा सा ये मालूम पड़ता है कि जिनका जो रिलेशन है बड़ा फॉर्मल सा रिलेशन है, ठीक है। क्योंकि जो एना भी है, उसके जो बॉडी के जो उसके जेस्चर्स हैं, जो उसका बॉडी लैंग्वेज है जब वो बात कर रही है उससे, अपने हस्बैंड से, तो एक उसमें दिखाया गया है कि एक आउटर अपीयरेंस वाइज तो सब ठीक है, जैसे एक वाइफ होती है हस्बैंड के साथ वैसा है, लेकिन इंटरनली शी फील्स डिस्कनेक्टेड फ्रॉम एलेक्सी। क्योंकि कहीं जगह उसमें दिखाया गया है कि वो अपने माइंड में, दिमाग में एना उसको कंपेयर कर रही है व्रोंस्की से, क्योंकि वो उसके कानों को थोड़ा ध्यान देती है। क्योंकि कहती है इसके जो कान है थोड़ा सा बाहर की तरफ है, कुछ चीज़ें इसमें ये है, मतलब काइंड ऑफ शी इज़ ट्राइंग टू सी कि इसमें क्या स्ट्रेंथ है और इसकी क्या, इसके अंदर कुछ कमियाँ हैं। और कहीं ना कहीं वो बैकग्राउंड में उसको कंपेयर तो कर रही थी व्रोंस्की से, ठीक है। तो आउटवर्डली एवरीथिंग इज़ फाइन, शी इज़ एग्जैक्टली एज लाइक बिफोर, बट इंटरनली देयर इज़ अ काइंड ऑफ अ डिस्कनेक्ट बिटवीन एना एंड एलेक्सी। ये हाँ मालूम पड़ता है इस सीन में। फिर अब यहाँ पे सीन चेंज होगा। अब सीन चेंज होता है, अब थोड़ा व्रोंस्की के बारे में मालूम पड़ेगा, व्रोंस्की की थोड़ा सा आइडियोलॉजी कैसी है अब इस सीन में मालूम पड़ेगा। एना तो अपने घर आ गई अपने हस्बैंड के साथ, ठीक है। और जो व्रोंस्की है ये चला गया था एक फ्लैट टाइप का है, ठीक है। वो फ्लैट टाइप की एक जगह में रहता है, बड़ा सा अपार्टमेंट टाइप का है। और करीबन 3 साल हुए हैं व्रोंस्की को वो जगह छोड़े हुए, मोटा मोटा समझ लीजिए पीटर्सबर्ग छोड़े हुए 3 साल हुए हैं। तो 3 साल बाद वो एक तरीके से आया है। तो उस फ्लैट में उसका एक दोस्त रहता है, और जो दोस्त भी उसका है वो है तो क्या कहते, उसकी जॉब वगैरह ठीक थी, वो आर्मी में था, लेकिन क्योंकि जो उसका फ्रेंड है, और जैसे मैंने आपको बताया ऑब्वियसली क्योंकि ये भी आर्मी बैकग्राउंड से ही है व्रोंस्की, तो उसका फ्रेंड भी है वो आर्मी बैकग्राउंड से होता है। लेकिन जो उसका फ्रेंड होता है वो अल्कोहल काफ़ी ज़्यादा पीता था, और अल्कोहल पीता था और बहुत सारे ऐसे कामों में पड़ गया था जिसकी वजह से बहुत बार उसकी जॉब जाते जाते रही। कई बार ऐसा हुआ था कि उसको आर्मी से निकाला जा रहा था, लेकिन वो कुछ ना कुछ स्कैंडल कर देता था, लेकिन बार बार बच जाता था, ठीक है। तो अल्कोहल की वजह से उसने काफ़ी अपनी लाइफ को ख़राब किया था। तो अब व्रोंस्की उसके पास पहुंचता है, अपने दोस्त के पास, ठीक है। वो फ्लैट उसी का था, लेकिन उसने उसको दे दिया था कि तुम वहाँ पे रह सकते हो, ठीक है। अब होता क्या है कि जब वहाँ पहुँचता है तो फ्लैट में देखता है तो वहाँ पे एक बंदा और है, एक तो उसका दोस्त है, एक और वहाँ पे शख्स है, और साथ में कोई एक लेडी भी है, एक फ़ीमेल भी है। तो वहाँ पहुँचता है, वो लोग इससे मिलते हैं, खुश होते हैं कि व्रोंस्की आया है, ठीक है। और दे आर वेरी हैप्पी टू मीट व्रोंस्की। दोस्त बड़ा खुश होता है कि व्रोंस्की आ गया है। तब यहाँ एक डिस्कशन दिखाया गया, और वो डिस्कशन काम का है। बाकी तो सब उसमें बहुत सारा वैसा स्टफ़ है जो मुझे लगा नहीं कि बहुत असेंशियल है। तो जो थोड़ा असेंशियल जो पार्ट है, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, उसके बारे में डिस्कस करूँगा, क्योंकि उससे मैं व्रोंस्की के बारे में मालूम पड़ता है कि व्रोंस्की किस टाइप की पर्सनैलिटी टाइप क्या है। और जो वहाँ एक लेडी होती है तो उससे कुछ डिस्कशन कर रहा है वो व्रोंस्की। तो व्रोंस्की कहता है देखो दुनिया में ना 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो कहता है ओल्ड फैशन्ड है। ओल्ड फैशन्ड कौन से हैं? ओल्ड फैशन्ड वो कहता है वो हैं जो मैरिज करते हैं, बच्चे कर लेते हैं, और एक नॉर्मल सी जो ज़िंदगी है वो जीते रहते हैं। तो इसको वो बोल रहा है ओल्ड फैशन्ड, ठीक है। काइंड ऑफ जो लेवन है, लेवन के बारे में आपको बताया था ना, वो जैसे वो लाइफ एनविजन कर रहा था, फैमिली होगी, मेरी एक वाइफ होगी, बच्चे होंगे, और मैं बड़ी अच्छी ज़िंदगी जीऊँगा, मेरी लाइफ बहुत अच्छी होगी। तो इसको बोलता है ओल्ड फैशन्ड। व्रोंस्की बोलता है ये तो जो ज़िंदगी है ये ओल्ड फैशन ज़िंदगी है, ठीक है। और वो थोड़ा सा इस वाली लाइफ को बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करता व्रोंस्की, ठीक है। अब जो दूसरी टाइप की लाइफ है वो कहता है कि ये है एक ज़िंदगी तो एडवेंचरस टाइप की लाइफ है,
और जहाँ पे काइंड ऑफ वो फ्री लव को प्रोपोगेट कर रहा है, आदमी जैसे चाहे वैसे रहे, ठीक है। मैरिज के कॉन्सेप्ट में बिलीव करता नहीं है व्रोंस्की, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। ही डजंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज, ही बिलीव्स इन काइंड ऑफ फ्री लव। और वो कहता है लाइफ में एडवेंचर होना चाहिए, थ्रिल होना चाहिए, ठीक है। तो वो कहता है ये है जो इस टाइप की लाइफ को मैं पसंद करता हूँ, मुझे ये ज़िंदगी पसंद है जहाँ कुछ आपको एक नॉवेल्टी मिले, एक एडवेंचर मिले, थ्रिल मिले, इस टाइप की लाइफ को, ठीक है। एंड ही डजंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज, ही काइंड ऑफ बिलीव्स इन फ्री लव, ठीक है। तो इस तरह की जो लाइफ है उसको ज़्यादा आइडियलाइज करता है, उस तरह की ज़िंदगी जीता भी है, और इसी को वो कहता है ये है ज़िंदगी। मतलब इसको नई न्यू फैशन बोल रहा है और उसको ओल्ड फैशन बोल रहा है, जो 11 काइंड ऑफ लाइफ है जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे दो तरह की चीज़ें मालूम पड़ती हैं, और ये मालूम पड़ता है कि व्रोंस्की इस वाले पाथ को चूज़ करता है, ऐसी ज़िंदगी जीता है जो मैंने अभी आपको बताया। और वहाँ पे जो लेडी है वो भी कहती है हाँ मैं इसी पाथ को चूज़ करती हूँ, मेरे को ये पाथ पसंद है व्रोंस्की तुम्हारा वाला, मैं खुद भी ज़िंदगी ऐसी जीती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है। खैर और उसमें काफ़ी सारी वहाँ बातें होती हैं, बट मोटा मोटा में थोड़ा व्रोंस्की के बारे में मालूम पड़ता है। और ये दिखाया गया कि व्रोंस्की बड़ा केयर फ्री टाइप का बंदा है, वहाँ बैठा है, हंसी मजाक वगैरह कर रहा है, बड़ा खुश है, 3 साल बाद आया है, बड़ी जल्दी वो कंपनी में जेल अप हो जाता है, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी, ठीक है। ही इज़ एन्जॉइंग हिज टाइम एंड he lives a very kind of freestyle and carefree kind of life, and he enjoys that kind of life। तो यहाँ में व्रोंस्की के बारे में मालूम पड़ा। अब सीन दोबारा चेंज हो रहा है। अब सीन आता है यहाँ पे किट्टी की कहानी। किट्टी आपको याद होगा, जिसको 11 ने प्रपोज किया शादी के लिए, और किट्टी लाइक करती थी व्रोंस्की को। ये अगर आपको पुराने मैंने वीडियोज़ में बताया था, जब हम वहाँ पहुँच जाएँ अगर तो वापस मॉस्को में, ठीक है। तो किट्टी है वहाँ पे। अब किट्टी की तबीयत ख़राब है, किट्टी को फीवर आ गया है, कई दिनों से ठीक नहीं हो रही, उसको कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया है लेकिन वो ठीक नहीं होती, ठीक है। तो उसके फिर फैमिली डॉक्टर को बुलाया जाता है। तो फैमिली डॉक्टर कई सारी दवाइयाँ देते हैं लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं होती किट्टी। अब उसकी फैमिली में डिसाइड करते हैं जो उसके पेरेंट्स हैं कि हम यहाँ किसी एक बड़े फेमस डॉक्टर को बुलाएंगे, जो काफ़ी फेमस डॉक्टर था उस टाइम पे मॉस्को का। तो उसको बुलाया जाता है। अब जो फेमस डॉक्टर वो आता है, वो बड़ा अजीब सा ट्रीटमेंट बताता है, और वो ट्रीटमेंट सुन के किट्टी को बड़ा एम्बैरेसमेंट होता है। तो वो बड़ी रिलक्टेंट होती है कि मैं ये ट्रीटमेंट करवाऊँ नहीं करवाऊँ, लेकिन क्योंकि आसपास जो लोग हैं वो कहते थे कि ये डॉक्टर बड़ा फेमस है, बड़ा घर वालों को भी भरोसा हो जाता है फेमस है, तो ना चाहते हुए भी वो उस ट्रीटमेंट को करवा लेते हैं। और वो ट्रीटमेंट किट्टी को एम्बैरेसिंग लगता है। एम्बैरेसिंग क्यों है? क्योंकि वो डॉक्टर चाहता था कि वो किट्टी को ट्रीट करेगा जब, तो किट्टी शुड बी विदाउट एनी क्लोथ्स, शी शुड बी नेकेड। तो ये बड़ा एम्बैरेसिंग होता है, किसी के लिए भी एम्बैरेसिंग होगा। लेकिन अब क्योंकि वो उसका एक स्ट्रेन सा मेथड है डॉक्टर का, तो खैर ये चीज़ होती है और किट्टी को काफ़ी ख़राब लगता है, उसको बड़ा अजीब सा लगता है कि क्या ये हुआ, ठीक है। खैर डॉक्टर उसको देख के चेकअप वेकअप करके बाहर आता है रूम के। अब जो बाहर किट्टी के फादर होते हैं, तो फादर जो होते हैं वो इस चीज़ से बड़े खफा होते हैं, वो बिल्कुल फेवर में नहीं थे कि ये जो डॉक्टर है इस तरह से बड़ा स्ट्रेंज मेथड जो है ये इस तरह से अप्लाई करे। लेकिन क्योंकि सब तरफ से प्रेशर था, घर वालों की तरफ से भी, और लोग भी कह रहे थे नहीं करवाओ, नहीं तो ये तो ठीक ही नहीं हो पाएगी लड़की आपकी, तो वो मजबूरी में करवा लेते हैं वो लोग ट्रीटमेंट। लेकिन वो खुश नहीं थे, और वो इन जनरल दिखाया गया जो उसके फादर हैं वो एज थी उनकी काफ़ी, तो उनका बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं होता इस तरह के ट्रीटमेंट्स में। तो अब वो जब बाहर आता है, वो जो फेमस वाला डॉक्टर है उसके फादर से मिलता है किट्टी के। तो किट्टी के फादर पूछते हैं कि क्या लग रहा है आपको, क्या उसको हुआ क्या है। तो कहते हैं कि ये जो बड़ी सीरियस सी इसको वो है प्रॉब्लम। कहते हैं है क्या प्रॉब्लम ये बताओ। तो अब वो पूरी तरह खुल के बताता नहीं है डॉक्टर, ठीक है। तो जो किट्टी के फादर हैं वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ अच्छी तरह उसको प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। और वो बहुत खुश नहीं है, ये जितना ये डॉक्टर से ट्रीटमेंट हो रहा था वो डॉक्टर के ट्रीटमेंट से ज़्यादा खुश नहीं थे। वो बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं कर रहे थे इन सब चीज़ों में कि जिस तरह से ट्रीटमेंट किया जा रहा है किट्टी का। और वो कहते हैं मुझे मालूम है प्रॉब्लम क्या है किट्टी की। उसके फादर हैं वो बोल रहे हैं, वो उन्हें मालूम है, क्या मालूम है ये बताया नहीं गया, लेकिन वो इस तरह से लिखा है, कहानी में लिखा है कि हाँ उन्हें पता है कि प्रॉब्लम क्या है। फिर वो उसकी मदर आ जाती हैं किट्टी की, वो पूछती हैं डॉक्टर से डॉक्टर क्या हुआ कैसे हुआ। तो कहते हैं कि मैंने उसको एक स्ट्रेन सा पानी होता है, वो कहते हैं एक अजीब सा कोई होता है टॉनिक वॉनिक सब, कहते हैं ये वाला पानी है, ये वाला पानी इसको पिला दो और थोड़ा इसको भी और
अंडर इंस्पेक्शन रखेंगे तो ये कुछ टाइम बाद अब पता चलेगा। तो होता क्या है कि मम्मी पूछती हैं उसकी किट्टी की कि वो ठीक तो हो जाएगी, तो कहते हैं भैया हाँ देखते हैं हो जाएगी ठीक। अब क्या होता है जो फैमिली डॉक्टर भी है उसका वो भी वहाँ पे होता है। मैंने बोला ना 2 डॉक्टर्स थे किट्टी को देख रहे थे, तो फैमिली डॉक्टर था और ये एक फेमस डॉक्टर है। तो फैमिली डॉक्टर भी वहाँ पे है, तो वो बात करता है, वो कहता है कि यार ऐसे ऐसे है कि हो सकता है कि जो प्रॉब्लम हो हमेशा फिजिकल नहीं होती, प्रॉब्लम कभी कभी इंसान की इमोशनल या स्पिरिचुअल भी हो सकती है। अब फैमिली डॉक्टर बोल रहा है बात, तो हमेशा ऐसा नहीं है कि हम उसका फिजिकल कॉज ही ढूंढते रहें। कभी कभी इंसान के अंदर प्रॉब्लम इमोशंस में भी हो सकती है, या उसकी फीलिंग्स में भी हो सकती है, या स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो सिर्फ हम चीज़ों को रिड्यूस क्यों कर देते हैं बॉडी के लेवल पे। तो फैमिली डॉक्टर है, अब ये बड़ी इंसाइटफुल बात कर रहा है। तो फैमिली डॉक्टर बोलता है उसको, फेमस डॉक्टर की, ठीक है आप अपना ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं, आप करिए, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इसको हमें थोड़ा सा ना जगह चेंज करानी चाहिए, थोड़ा फॉरेन ट्रिप वगैरह पे भेज देना चाहिए। तो फेमस डॉक्टर जो है वो कहता है इससे क्या होगा फॉरेन ट्रिप पे जाने से। वो कहता है कभी कभी होता है एनवायरनमेंट जब बंदे का चेंज हो जाता है ना तो फ़र्क पड़ता है उससे, क्योंकि अल्टीमेटली जो थॉट्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, बाहर से ही तो आ रहे हैं। तो जब एनवायरनमेंट चेंज होगा तो थॉट्स भी चेंज होंगे, और थॉट्स चेंज होंगे तो कहीं ना कहीं माइंड चेंज होगा, माइंड चेंज होगा तो आपकी बॉडी पर भी असर आएगा, या माइंड और बॉडी कनेक्टेड है। वो कहता है कि अगर इसी एनवायरनमेंट में रहेगी तो शायद जो कुछ पुरानी मेमोरीज़ हैं उसकी बार बार उसके दिमाग में आ रही होंगी, एवोक हो रही होंगी, तो वो एवोक नहीं होंगी। तो उसको बेटर है कि हम किसी फॉरेन ट्रिप पे उसको ले जाएं, घुमा फिरा दें। तो जो फेमस डॉक्टर है वो कहता है ठीक है, अगर लगता है इससे कुछ बेनिफिट मिलता है तो आप करके देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये वाला जो सीन है, ये वाला सीन एंड होता है। तो यहाँ पे मालूम पड़ा कि कहीं ना कहीं जो किट्टी की तबीयत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और उस पर अजीबोगरीब तरीके से उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। बड़े स्ट्रेंज मेथड से अप्लाई करे जा रहे हैं, जहाँ जिसकी वजह से वो बहुत एम्बैरेसिंग फील कर रही है, लेकिन फिर भी फ़िलहाल उसको राहत नहीं मिली है। अब एग्जैक्टली तबीयत क्यों ख़राब हुई है उसकी, और कैसे वो ठीक होगी, और आगे कहानी क्या मोड़ लेगी, ये तो आगे की वीडियोस में मालूम पड़ेगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियोस मेरे ठीक लगते हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है इसको सबके साथ शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको अभी तक कहानी कैसे लग रही है। हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर, थैंक यू।